नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश के 5 बड़े मुद्दों के बारे में जो चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले मुद्दे पर चलते हैं कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में एनएसयूआई के 36 छात्र नेताओं का सामूहिक इस्तीफा हो गया है। दूसरे मुद्दे पर हम चलेंगे कि हिमाचल में बहाल होगी पुरानी पेंशन और मिलेगी लोगों को फ्री बिजली और इलाज। कांग्रेस ने ये 10 बड़े वादे जनता से किए हैं। तीसरा मुद्दा आज हमारा रहेगा न्यूज रूम लाइव में कि नीतीश करेंगे राज्य या भतीजे तेजस्वी जलाएंगे लालटेन। बीजेपी का हाल क्या होगा बिहार में, क्योंकि वहां पर लगातार जो है राजनीति गर्म बनी हुई है और अभी भी वहां पर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति जो है बिहार में देखने को मिल रही है। और इसके बाद चौथा आज का मुद्दा हमारा रहेगा कि झारखंड के सियासी ड्रामे में आज एक और क्लाइमेक्स शाम को 4 बजे आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि मंत्री परिषद की बैठक रायपुर से आ रहे हैं 4 मंत्री परिषद की बैठक होनी है और इस बैठक में शामिल होने के लिए झारखंड के 4 जो मंत्री हैं वो फिर से झारखंड पहुंचेंगे। 5वीं हमारी आज की सबसे बड़ी कवरेज रहेगी और बड़ा मुद्दा भी है देश का, क्योंकि पुरानी पेंशन व्यवस्था को फिर से शुरू कराने के लिए आज गुजरात में राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनका धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज रूम लाइव और पहला मुद्दा हमारा रहेगा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद। तो आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में पार्टी के एक प्रमुख पद से इस्तीफा दे दिया, जो अंदरूनी विद्रोह का एक संकेत भी है। पार्टी ने उन्हें प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाया था, लेकिन नियुक्ति के कुछ ही देर बाद उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पार्टी की जम्मू कश्मीर राजनीतिक मामलों की समिति से भी इस्तीफा दिया। गुलाम नबी आजाद का जो है कांग्रेस के एक अनुभवी नेता के तौर पर वो अपनी साख उनकी थी कांग्रेस के अंदर, और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पहचान थी। पार्टी में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने काम किया है। उन्हें सोनिया गांधी का राजनीतिक सलाहकार भी माना जाता रहा है। आपको बता दें कि आजाद उन G23 नेताओं के समूह में से एक रहे हैं जिन्होंने पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी को 2 साल पहले एक विस्फोटक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसमें संगठनात्मक परिवर्तन की मांग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक उनके पद छोड़ने की वजह कुछ और भी है जिन पर आगे चर्चा करेंगे। और जो निकलकर बात सामने आई थी वो ये थी कि पहली वजह कह सकते हैं कि वो ये थी कि पहला गुलाम नबी आजाद अपने अनुभव कद को देखते हुए खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करवाना चाहते थे। जब भी चुनाव हो, आजाद खुद को राज्य के सबसे बड़े नेता के रूप में ड्राइविंग सीट पर चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। समर्थकों की दलील है कि ये उनका आखिरी चुनाव हो सकता है, लिहाजा उनको पूरा सम्मान देना चाहिए था पार्टी को, लेकिन ऐसा फिलहाल होता हुआ नहीं दिखा। यह भी वजह हो सकती है उनके इस्तीफे की। दूसरी वजह पर हम आते हैं कि आजाद का मानना है कि जब वे पहले से ही कांग्रेस के कार्य समिति के सदस्य थे तो सोनिया गांधी को सलाह देने वाली पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में अहम अंग रहे, तो उन्हें राज्य में इसी तरह की कमेटी में रखने का कोई औचित्य क्यों नहीं दिखा। इसे वो मानते हैं कि उनका कद छोटा होता गया। यह भी वजह मानी जा रही है उनके इस्तीफे की। और तीसरा कारण हो रहा है ये कि कमेटी के बाकी सदस्यों को नामित करते वक्त आजाद से कोई भी सलाह नहीं ली गई। ये खबर एक बड़ी खबर है और इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और कह सकते हैं कि चौथी खबर के रूप में या चौथे मुद्दे के रूप में देख सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने की घोषणा से पहले संगठन महासचिव वेणुगोपाल ने वरिष्ठ नेताओं को सूचित करने की परंपरा का ध्यान नहीं दिया। और ये कुछ बातें हैं और इन्हीं मुद्दों पर आज हमारे नेशनल एडिटर हमारे साथ जुड़ेंगे न्यूज रूम लाइव में। उनसे ही जानेंगे। सर, आपसे ही जानेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। जो देश में घटनाक्रम बदल रहा है, कांग्रेस में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है और कह सकते हैं कि कांग्रेस में लगातार साख गिर रही है और सबसे बड़ा अभी झटका माना जा रहा है, क्योंकि काफी कद्दावर नेता के रूप में पहचान रखते थे गुलाम नबी आजाद। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया, यहां तक कि प्राथमिकी सदस्यता से भी इस्तीफा दिया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये तो अब सब जानते ही हैं कि ये घटना आज की तो है नहीं, कुछ दिन हो गए उसको, लेकिन आज हम चर्चा इसलिए इसकी मुझे जो लगता है कि हम जो चर्चा कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं और इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम शायद हमारे दर्शकों को ये जो पीछे क्या हो रहा था, ये क्यों हुआ, कब से ये इसके बीज डल चुके थे,
और आगे जाके फिर जब ये पता चला सबको, सबके सामने हुआ, ये प्रकट हुआ कि अब वो नहीं है पार्टी के साथ, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, हम इस पर बात कर रहे हैं आज। तो एक तो ये है कि गुलाम नबी आज़ाद कोई छोटे मोटे नेता नहीं हुआ करते थे कांग्रेस के, है ना। वो बहुत बड़े एक कद्दावर नेता माने जाते थे, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल आपने जैसे कहा कि वहाँ के मुख्यमंत्री भी जब कांग्रेस का शासन बना था तो वो रहे थे वहाँ पे मुख्यमंत्री के तौर पर। पार्लियामेंट्रियन के तौर पर उनको बहुत ऊंचा ओहदा मतलब माना जाता है कि ही इज़ वन ऑफ द वेरी फाइनेस्ट पार्लियामेंट्रियंस वी हैव एज ऑफ नाउ, जो आज की स्थिति में। तो वो भी उनको माना जाता है, स्टेट्समैन है वो बिल्कुल, और सिर्फ इंटेलेक्चुअल या इंटेलिजेंट नहीं है, मतलब सिर्फ प्रबुद्ध नहीं है, वो उनका अपना जनाधार भी अपने प्रदेश में वो रखते हैं। पर ये चक्कर जब शुरू हुआ है, ये 2000 मैं मानता हूँ 2012 के आसपास की घटना है। मुझे याद है जब वो एक ऑर्डिनेंस था जिसको राहुल गांधी ने पत्रकार परिषद में उसको फाड़ दिया था, बड़ा ड्रामा हुआ था और फाड़ के वो चले गए थे। उस चीज़ से गुलाम नबी आज़ाद बड़े आहत हुए थे उस समय, मुझे याद है उनके स्टेटमेंट भी थे। और उस बात को जब AICC की बैठक हुई थी तो उन्होंने मुखर होकर विरोध किया था उस चीज़ का कि ये ठीक नहीं है। मतलब जो एक सरकार कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट जब मंजूर करती है किसी चीज़ को, उसको ये राहुल गांधी को पत्रकार परिषद में उसको फाड़ देते हैं, तो ये एक बहुत बचकाना एक बर्ताव है। इसको दोहराया भी ना जाना चाहिए और इसके लिए राहुल गांधी को क्षमा प्रार्थी होना चाहिए। वो कुछ हुआ नहीं और तब से इनके अंतर जो है, इनके बीच में अंतर बढ़ता गया। और राहुल गांधी कभी उस समय भी और आज भी उतने सक्षम कभी हो नहीं पाए, ना कभी थे कि वो कांग्रेस की जो निष्प्राण होता हुआ जो उनका एक खाका है पूरा, उसमें प्राण फूंक पाए, उसमें कोई जीवन का संचार कर पाए। और फिर भी क्योंकि सोनिया गांधी के लिए कहा जाता है कि सोनिया जी का पुत्र मोह वैसा ही है जैसा धृतराष्ट्र का दुर्योधन के लिए हुआ करता था। तो जानामि धर्मम नच में प्रवृत्ते, है ना, धर्म जानते हैं लेकिन उसका पालन नहीं कर पा रहे हैं। तो वो पालन सोनिया जी नहीं कर पाई और अभी भी शायद वो पालन नहीं कर पा रही है। तो कांग्रेस की बदहाली की शुरुआत तो 2014 से पहले हो चुकी थी। तो अब फिर क्या हो गया कि जब एक इमारत जर्जरित हो जाती है, बाहर से लगता है आपको कि बहुत सुंदर है, बहुत टिकाऊ है, लेकिन अंदर अगर वो खोखली हो चुकी है, अगर उसका स्टील जो सरिया इसमें इस्तेमाल होता है वो भी गल चुका है, सीमेंट जो है वो भी जो है जरना शुरू हो गया है, पत्थर भी, तो ये सब अंदर जब होता है ना तब बाहर पता नहीं चलता है। जब उस इमारत के कुछ हिस्से फिर एक के बाद एक गिरने लगते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यार ये तो टिकाऊ और सुंदर, बड़ी मजबूत, पुरानी है लेकिन है अच्छी इमारत, अब वो अचानक से क्यों ढह रही है। पर ये अंदर जो है वो खोखलापन बनना शुरू हो जाता है। तो ये शुरुआत 2000 मैं तो ये कहूँगा कि लगभग 10-11 जब वो अन्ना का आंदोलन चला और उसमें सब लोग जुड़े, बाकी बहुत सारे लोग जुड़े, अभी नाम नहीं लेंगे, और उस आंदोलन को कांग्रेस ठीक से टैकल नहीं कर पाई। यूपीए की जो गवर्नमेंट थी, जो कांग्रेस की अगुवाई में चल रही थी, वो उसको ठीक से टैकल नहीं कर पाई। उस आंदोलन ने कांग्रेस की इमेज पर इतना बड़ा धब्बा लगा दिया जिसको आज तक धो नहीं पा रहे हो। अब देखिए 2G घोटाला सिद्ध नहीं हुआ, और सिद्ध कब नहीं हुआ है, जबकि एनडीए की सरकार चल रही है, तब वो सिद्ध नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वो घोटाला था नहीं। कोलगेट का मतलब बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगा, वो भी घोटाला सिद्ध हो नहीं पा रहा है। ठीक है, लेकिन ये दो इतने बड़े स्कैम के दाग जो है उन पर लगाए गए और इतना भ्रष्ट उनको करार कर दिया गया जिसको आज तक वो हो नहीं पा रहे। अब वो क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि कांग्रेस के पास उस तरह की नेतागिरी, नेतृत्व नहीं था। और जो लोग थे, जैसे जिसको हम लोग G23 कहते हैं आज की तारीख में, जो खुद अब उन्होंने अपने आप को कहा है, तो वो लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंसर्न थे। और उनका ये कहना था कि क्योंकि ये व्यक्ति के द्वारा पूरी पार्टी चलाई जा रही है और वो अगर वो नहीं है तो फिर उनके बेटे हैं, तो इससे भला नहीं होगा। अच्छा, एक बात मेरी निकल के आ रही है इसी मुद्दे से, क्योंकि जो गुलाम नबी आज़ाद थे उनका जम्मू कश्मीर में भी बहुत बड़ा कद था, और इसके बाद भी जो देखने को मिला कि गुलाम नबी आज़ाद के इस्तीफे के बाद में अभी 39 एक राज्य इकाई थी, वहाँ पर राजनीतिक पार्टी थी, उसके 39 सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया। और एक अभी बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है कि NSUI
जो वहाँ की सदस्य राजनीतिक पार्टी में उसको भी शुमार किया गया है, उसके भी जो पदाधिकारी हैं, जो उससे जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस्तीफों की लगातार झड़ी जो है अब कह सकते हैं वो लग चुकी है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस का कद जो है, जिसे वो बचाने के लिए लगातार भरकस प्रयास कर रही है, और भी छोटा होता हुआ जा रहा है? बिल्कुल, ये होता जा रहा है। और आप देखेंगे आगे अभी भी और कांग्रेस जो है, मतलब कांग्रेस का जो संगठन अभी तक माना जा रहा है आधिकारिक तौर पर, वो संगठन अब आपको पूरी तरह से ढहता हुआ नजर आएगा। और वो जो लोग हैं वो गुलाम नबी आज़ाद के साथ जुड़ते हुए आपको नजर आएंगे। और सिनारियो ये बन रहा है क्योंकि इसके आसार भी तभी समझ में आ गए थे जब राज्यसभा में उनका अंतिम दिन था, तो उन्होंने भी एक भावनात्मक भाषण दिया था। और उसके बाद नरेंद्र भाई ने जो एक उस तरह की जो मतलब एक इमोशन दिखाई कि वो पुराना एक किस्सा याद किया, और किस तरह से जब गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे और वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, और उनको कैसे उनके गुजरात के यात्रियों को बचाने में मदद की। और कहते कहते नरेंद्र भाई की आंखों में आंसू आ गए। ठीक है, तो हम तब जब देख रहे थे तो हम समझ रहे थे कि ये इक्वेशन जाके कहाँ बैठेगा, और उसका फलीभूत होता हुआ अब दिख रहा है। जिस हिसाब से वो भावनाएं जुड़ी हुई थी और उसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि अब परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो परिवर्तन उस समय नहीं हुआ। कहीं ना कहीं वो परिवर्तन दबा रहा। अब उसका जो है प्रत्यक्ष जो प्रमाण है वो लोगों के सामने है। तो अब क्या है, देखिए आयोजन जो समझ में आ रहा है वो ये, तब हम समझ रहे थे। अब हमको ये भी डाउट था उस समय शोभित भाई कि ये है तो घोर कांग्रेसी, मतलब कट्टर कांग्रेसी आदमी है। अब ये भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे क्या? क्योंकि अगर जाएंगे तो फिर उनमें और दूसरे जो कांग्रेस छोड़ के जो चले गए हैं उनमें कोई फर्क नहीं रहेगा ना। फिर तो इतिहास तो उसी तरह से देखेगा। कारण तो फिर आपके अलग अलग हो सकते हैं, उस कारण की गहराई में कोई जाता नहीं है। फिर तो कहते हैं कि अब ये भी थे, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए वैसे ही गुलाम नबी आज़ाद चले गए, तो उस श्रेणी में आ जाते वो। तो हम वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि ये होगा क्या। जब इन्होंने छोड़ा पद, वो समिति से पद छोड़ दिया, फिर हर एक तरह से उन्होंने इस्तीफा हर जगह से दे दिया कांग्रेस में, तो तब हम किसी से बात कर रहे थे तो हमने कहा कि क्या होगा, आप बताइए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब देखिए उन पर आग्रह तो बहुत है कि वो ले लें, भारतीय जनता पार्टी में जुड़ जाएं, लेकिन वो शायद नहीं जुड़ेंगे और अपना खुद का कुछ करेंगे, ताकि वो डिफरेंस बना रहे कि भाई मैं अपने सिद्धांतों को लेकर जो है वो विचारधारा में जो इतना बड़ा अंतर हो गया तभी मैं यहाँ से अलग हुआ हूँ, पर मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ूंगा नहीं कभी। तो अब भाजपा को भी इसके लिए इससे बड़ा फायदा है। अब वहाँ है पीडीपी, जो एक्सट्रीम ऑपोजिट विचारधारा वाली पार्टी है, जिसके साथ 4 साल से ज्यादा सरकार इन्होंने चलाई, हालांकि जिनके घोर निंदा करने वाले रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, फिर भी उनके साथ सरकार बनाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस से इनकी बनेगी नहीं, तो इनको एक और प्रादेशिक पक्ष ऐसा चाहिए जिनके साथ वो एक टेबल पर बैठ के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बना के अगर जरूरत पड़े तो कोalition में सरकार चला सके। तो गुलाम नबी आज़ाद से बड़ा ऑप्शन, विकल्प इनके पास अभी है नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी बाहर से पूरा समर्थन भी कर रही है। इनकी पार्टी बनने से पहले जितने लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तो ये इसमें धनबल भी तो चाहिए। पार्टी खड़ी करना कोई अच्छी छोटी बात नहीं है, आपके पास पैसा चाहिए। ये सबसे अमीर पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। तो वो एक पूरा एक संयोजन बन रहा है, और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ेगी ऑब्वियसली, और गुलाम नबी आज़ाद साहब की पार्टी भी जो भी नाम रखा जाएगा वो भी चुनाव लड़ेगी, और वो दोनों हो सकता है कि आने वाले दिनों में मिलकर सरकार बनाए। तो ये थी हमारी आज पहला मुद्दा हमारा था, जिसमें हमारे नेशनल एडिटर हैं मयूर जानी जी, जिन्होंने एक अपना जो उनका सोचना है पार्टी को लेकर और जो घटनाक्रम हुआ है इस पर बेबाक राय रखी। दूसरा मुद्दा आज हम ले रहे हैं न्यूज़ रूम लाइव में कि हिमाचल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और बहुत बड़ा प्रदेश भी कहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आने वाले समय पे चुनाव होने हैं। हिमाचल में भी कांग्रेस जो है अपने कद को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और दूसरा मुद्दा हमारा यही है कि हिमाचल में बहाल होगी पुरानी पेंशन। ये कांग्रेस की तरफ से अभी हाल ही में ताज़ा बयान आया है और कहा है कि फ्री में लोगों को जो है बिजली भी मुहैया कराई जाएगी। कांग्रेस ने जो जनता है उसके साथ में 10 बड़े वादे किए हैं। राहुल गांधी की जो है हिमाचल में पूरी तरीके से अपनी पैनी नज़र है, और वो चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से कांग्रेस में
हिमाचल में कांग्रेस के कद को बढ़ाया जाए। तो हम आपको ले चलते हैं हिमाचल, और हिमाचल में जैसे कि पता चल रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस पार्टी जो है अपनी तैयारियों को तेज कर रही है। इसी बीच आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में 10 सूत्रीय संकल्प पत्र भी जारी किया गया है, जहां प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने इसे 10 गारंटी नाम भी दे दिया है। इस दौरान कांग्रेस पार्टी प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी भी रही है। यह संकल्प पत्र जारी तो हुआ है और इसके जो मायने भी हैं वो कई निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मतदाताओं को चुनाव के दौरान रिझाने के लिए 10 गारंटी की घोषणा की गई है, और इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनते ही कर्मचारियों की पुरानी पेंशन लागू कर दी जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी भी खबर है और ये बड़ा मुद्दा भी है कांग्रेस की तरफ से हिमाचल चुनाव को लेकर, जहां पर 5 लाख बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था के साथ किसानों बागवानों को फलों की कीमत तय करने के अधिकार भी जो है वो दिया जाएगा। साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। इसके अलावा 18 से 60 साल के उम्र की महिलाओं को 1500 रुपए प्रति महीने देने की भी बात कही जा रही है, जहां 5 लाख युवाओं को रोजगार देना, फलों के दाम बागवान तय करेंगे। वहीं युवाओं के लिए 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड, हर गांव में मुफ्त इलाज के लिए मोबाइल क्लिनिक, हर विधानसभा क्षेत्र में 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल, गाय भैंस पालकों से हर दिन 10 लीटर दूध भी खरीदा जाएगा। तो ये कई सारे चुनावी वादे भी कह सकते हैं संकल्प पत्र में कांग्रेस ने शामिल किए हैं। और इसी मुद्दे पर फिर से हम चलेंगे, हमारे जो नेशनल एडिटर है मयूर जानी जी। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि देखिए घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहा है जी। कांग्रेस जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं कमजोर ही समझ रही होगी, जिस तरीके से आज परिवेश है बाहर का, और उसको देखते हुए जो कह सकते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार ने एक मुफ्त जो है प्रलोभन ही इसको कहेंगे कि मुफ्त में बिजली, मुफ्त में शिक्षा, लोगों के लिए कहीं ना कहीं लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये उनके लोगों के लिए हितकर भी रहा है अभी तक। और इसके बाद में जिस तरह से उन्होंने पंजाब में लीड किया आम आदमी पार्टी ने, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी बढ़त बना रही है। और इसके बाद इसको देखते हुए जहां कांग्रेस का कद जो है अब छोटा होता चला जा रहा है और इस्तीफों की बयार थी, और इसके बाद में हिमाचल चुनाव भी हैं, इसको देखते हुए कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है और इसमें कई सारे उन्होंने लोगों से वादे किए हैं। उन्होंने बोला कि अगर आप हमें जिताते हैं, पूर्ण बहुमत से सरकार अगर आती है वहां पर, तो ये सारी चीजें जो हैं एक एक करके वहां पर लागू की जाएंगी। इस चीज को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो ये बताऊं कि कांग्रेस के लिए तो क्या हो रहा है अभी शोभित भाई, कि कांग्रेस जमीन ढूंढ रही है। जैसे अभी इससे पहले हम बात कर रहे थे कि इमारत ऐसी है जो खोखली हो चुकी है, जो गिर रही है, धीरे धीरे ढह रही है वो। तो अब हिमाचल एक ऐसा राज्य है, छोटा राज्य है बहुत, लेकिन कोशिश उनकी ये है कि कुछ ऐसी योजनाएं, कुछ ऐसे वादे, कुछ ऐसे वचन जनता को दिए जाए ताकि फिर से जो है वो जनता का विश्वास प्राप्त कर सके मतों के जरिए। पर जैसी निशुल्क वाली बात है ना, मैं कभी इसको निशुल्क, मुझे इस टर्म से बड़ी नाराजगी है अपने आप में। मतलब मुझे ये कौन, मतलब ये क्या, ये अपने घर पे लोग, ये जो नेता लोग हैं, जो सरकार जिसकी भी चलती है, क्या वो अपने घर पे नोट छापते हैं? क्या उनके पेड़, वो घर पे बागानों में पेड़ लगे हैं जो उन पे नोट पकते हैं? भाई, ये टैक्स का पैसा है, ये हमारे और आपकी जेब से जाता है। देखिए, वो अगर इनकम टैक्स जो बहुत कम लोग भरते हैं इस देश में, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो तो सभी लोग देते हैं ना। आप एक माचिस की डिब्बी से आप लेके आप हवाई जहाज खरीद लो, आपके वहाँ हर जगह जो है एक वो जीएसटी तो लगता ही लगता है। तो स्टेट जीएसटी भी लगता है, सेंट्रल जीएसटी भी लगता है। तो वो पैसा तो हर एक आदमी इस देश का वो पैसा चुका रहा है, और जब वो पैसा चुका रहा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उस डिस्ट्रीब्यूशन के जरिए जो हिस्सा स्टेट का होता है वो स्टेट को मिलता है, सेंटर अपने पास एक हिस्सा रखती है। तो चाहे सेंटर की कोई भी योजना हो या फिर स्टेट की योजना हो, अगर ये कहते हैं कि हम, फॉर एग्जाम्पल अभी आम आदमी पार्टी की बात कर लेते हैं जी, आप ये जो अभी कह रहे थे कांग्रेस के आप वादे की बात कर रहे थे, तो कहाँ से देंगे? तो वहीं से देंगे ना जहां से टैक्स का पैसा आ रहा है। तो टैक्स का पैसा, हमारा ही पैसा, हमको अगर सहूलियत देने में अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो वो मुफ्त कहाँ से हुआ? जैसा अभी ये चल रहा था ना कि भाई 80 करोड़ लोगों को लाभार्थी बना दिया गया, उस पर ये चल रहा था पूरा मामला। ये यूपी के चुनाव में बहुत चला ये कि 80 करोड़ लोगों को हमने जो है मतलब 5 किलो राशन, ये सब वगैरह। भाई, आपने उपकार तो किसी ने किस पर नहीं, किसी पर नहीं किया है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी है।
और आप करेंगे क्योंकि आपको पैसा मिलता है टैक्स के जरिए, तो आपको करना चाहिए और आप कर रहे हैं। तो उसको कोई भी, मतलब कोई भी करे, कोई भी सरकार करती है, वो कोई उपकार नहीं है किसी पर, और ना वो मुफ्त है, वो हमारा ही पैसा है जो हमको वापस मिल रहा है। तो अगर 200 यूनिट 300 यूनिट बिजली फ्री देता है कोई, तो कहां से देगा? हमारा ही पैसा है ना। तो अब उसको टर्म कर दिया गया है। नरेंद्र भाई कहते हैं कि रेवड़ी है, अब रेवड़ी नहीं है भाई, है ना, वो रेवड़ी नहीं है। और अगर ये केजरीवाल कहते हैं कि ये मुफ्त बिजली है, मुफ्त कहां से? मुफ्त नहीं है, हमारे ही पैसे हैं। तो हमारे पैसे से आप हमको दे रहे हैं ना। आपको अगर संचालन करने की आपकी क्षमता, एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी अगर क्षमता अच्छी है दूसरों से, तो आप अच्छा कर पाओगे। पर वो मुफ्त नहीं है, ना ही वो रेवड़ी है। अब कांग्रेस क्या है कि इस चक्कर में खुशी हुई है, फंसी हुई है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि हम अगर ऑफेंसिव हो, आक्रामक हो, तो किस मुद्दे पे हो, कहां पे हो, कैसे उसको लेके जाए। तो वो उस असमंजस की स्थिति में है अभी कांग्रेस, कि वो तय नहीं कर पा रही है कि अपनी बातों को लोगों तक चोटदार तरीके से कैसे पहुंचाए। तो उसी में वो फंसे हुए हैं। अब वो कुछ भी कह दे, अब पता नहीं, वो एक पता नहीं, हर एक की एक फ्रीक्वेंसी होती है। आपकी अगर फ्रीक्वेंसी एक बार जो है डाउन हो गई, तो जल्दी से अप नहीं होती है। तो कांग्रेस की लगता है शायद वो फ्रीक्वेंसी जो है धीरे धीरे डाउन हो रही है। चाहे वो कुछ भी कह दे, लोगों तक पता नहीं क्यों इतना वो पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन हालांकि देखिए, वादे बड़े अच्छे हैं। अब यही वादा अगर आम आदमी पार्टी करती है, तो देखिएगा प्रस्तुत करने का तरीका पूरा बदल जाएगा। आप कहना चाह रहे हैं कि लोगों की राय या धारणा कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर बदल चुकी है, क्योंकि 60 साल पार्टी ने राज किया, वो दौर अलग था, अब परिवर्तन का दौर है। और बीजेपी जिस तरीके से अपनी साख जो है कई जो राज्य हैं उसमें जमा चुकी है और कहीं में जमाने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं अब इसमें ईडी और सीबीआई का वो भी दाखिल कर दिया गया, एंट्री हो चुकी है उसकी। इन सबको भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस जो है इस वक्त कह सकते हैं एक टाइम में अपने सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर उसने अपनी पहचान बनाई, और कहीं ना कहीं अब उसकी साख जो है वो लगातार दिन ब दिन गिर रही है। आपको लगता है कि ये जो वादे किए गए हैं जनता से, तो जनता इन वादों को देखते हुए कांग्रेस के कद को ऊपर करने की कोशिश कर सकती है इन चुनाव में? देखिए शोभित भाई, हालांकि अंग्रेजी में भी है, हमारे संस्कृत में भी है। ये जो कहने जा रहा हूं ना, इस मुद्दे को लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ ज्ञान जो है उपलब्ध है। वो ये है कि आदमी हो या संस्था, हर 10 साल में उसे अपने आप को री इन्वेंट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि 10 साल में एक जमाना बदल जाता है मिनिमम। अब तो उससे भी जल्दी हो रहा है, लेकिन ये कहा जाता है कि 10 साल जो है, अगर आपने एक दशक पूरा कर दिया, तो आपको एक कुछ क्षण के लिए रुकना है, बैठना है, अपने आप को ऑब्जर्व करना है, अपने आसपास की स्थितियों को ऑब्जर्व करना है, और ये देखना है कि भाई हम जमाने के साथ हैं या नहीं है। अगर 10 साल में आप वही, उसके बाद भी आप वही सोच लेके चलते हो, क्योंकि आपने इससे पहले भी जो उसी सोच के साथ आपने शासन किया था, अब आपको लगता है कि वही सोच चलेगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो रीइन्वेंशन करना, अपने आप को डी-लर्न करना, मतलब सीखे हुए को भूल जाना, कुछ नया फिर से सीखना, अगर ये आप नहीं कर पाओगे, मैंने कहा कोई व्यक्ति हो या कोई संस्थान हो, सबके लिए जरूरी है ये। तो मुझे लगता है कांग्रेस वो कर नहीं पा रही है, और बहुत उलझ गई है कि मतलब दाएं जाए, बाएं जाए, आगे जाए, पीछे जाए, समझ में नहीं आ रहा है उनको। तो उसी का कारण है, क्योंकि वो मंथन वहां नहीं हो रहा है। अध्यक्ष पद की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मुद्दा कांग्रेस का है, और कांग्रेस से जुड़ा हुआ परिवेश जो है इस समय पूरी तरफ देखा जा सकता है, और इसमें हम कांग्रेस अध्यक्ष पद की भी बात कर सकते हैं, क्योंकि G23 जो कांग्रेस दल का जो बड़े नेताओं का गुट कहा जा रहा है, वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद को लेकर उसकी नाराजगी, उसकी सफाई और जो कार्य प्रणाली है उस पर भी उन्होंने उंगली उठाई। अभी मनीष तिवारी का हाल ही में बयान आया, आपने देखा होगा किस तरीके से। उससे पहले शशि थरूर ने अपने आप को नॉमिनेट करने के लिए जो है वो उस तरह का वक्तव्य दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए, कि मैं हूं इस तरह कि मुझे बनाया जा सकता है। तो कई तरह की इसमें भी विचारधाराओं में परिवर्तन, और कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने ही जो उनके राजनीतिक परिवेश है, जो राजनीति सिपा सलाहकार है उनके, उसी में ही फंसती और उलझती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि इन सबको देखते हुए साख तो गिरी रही है, और जनता भी जो है कांग्रेस को अब नजरअंदाज कर रही है? बहुत बड़ा, सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है, जिसको नरेंद्र भाई ने बखूबी पकड़ के उस पर इतनी चोट की है, वो है परिवारवाद। आप समझे? ये देखिए, UPA 1
और यूपीए 2 जो 2 कार्यकाल उनके रहे। अब ये कहा जाता है ये लुटियंस के गलियारों में कि भाई यूपीए 2 तो पूरा ऐसा रहा कि वो तो मैडम के वहां से ही पूरा चलता था। मतलब कि मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री तो थे, लेकिन मनमोहन सिंह की कुछ चल नहीं रही थी। यूपीए 2 की बात है। हालांकि वो बड़े सक्षम एडमिनिस्ट्रेटर थे, लेकिन उनको अपने हिसाब से काम करने नहीं दिया गया। तो ये जब आप अपने पैरों में जब खुद कुल्हाड़ी मारते हो या अपने ही छाती में खुद जो है आप छुरा भोग देते हो, तो फिर किसी और की जरूरत नहीं आपको। तो ये उन्होंने शुरू कर दिया। तो तभी से जो है बड़े बड़े, आप देखिए कितने बड़े बड़े लोग जो कद्दावर होते थे, हर एक कांग्रेस के हर एक राज्य में अपने अपने क्षत्रप होते थे, बड़े कद्दावर। अब ये जगन रेड्डी के पिताजी थे, है ना, बहुत बड़ा नाम था। अब उनकी भी डेथ बड़ी शंकास्पद अवस्था में हुई है। ये जितिन कुमार है, उनके पिताजी थे, वो भी बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। माधवराव सिंधिया बहुत बड़े कद्दावर नेता थे। सचिन पायलट बड़े कद्दावर नेता थे। अब ये कहीं ये सब दरकिनार हुए, ठीक है। अब ज्यादातर लोगों की मृत्यु भी शंकास्पद रूप से हुई, ठीक है। शरद पवार जो एक समय कांग्रेस से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार माने जाते थे, उनको छोड़ना पड़ा। भले ही उन्होंने साथ में रहकर सरकार में हिस्सा लिया, लेकिन वो कांग्रेस में नहीं रहे, ठीक है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, ठीक है। सचिन पायलट जा सकते थे, रुक गए। अब देखिए, अब ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या मतलब कोई मुफलिस आदमी है कि 5-25-50 करोड़ रुपए में चला जाएगा? नहीं, वहां फिर होता है मामला आत्मसम्मान का। अगर आप में कोई क्षमता है और उस क्षमता को एक हद तक इस्तेमाल किया ही नहीं जाता और आप स्वमानी हो और सक्षम भी हो, तो आपको नहीं लगेगा कि आपको अपमान हो रहा है, चाहे वो आप कोई बोलचाल के मामले में ना हो। लेकिन जब आपकी कोई भी जो हैसियत है उसको अगर एक्नॉलेज नहीं किया जाता है और कहा जाता है कि यार शोभित में बैठो यार, हो जाएगा, कुछ चिंता मत करो, वो हो जाएगा 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, तो आप भी तो सोचोगे ना कि आप इससे बड़ा अपमान हो नहीं सकता। तो ये ना सिर्फ देश राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा था कांग्रेस में, ये जो हो रहा था वो प्रदेश स्तर पर हर जगह पे हो रहा था, ठीक है। तो इसी का हाल है कि अब अंत में देख रहे गुलाम नबी आजाद, कल सुनेंगे कि तिवारी जा रहे हैं, है ना, ये भी होगा। तो ये मामला इसलिए हमको सामने बनता नजर आ रहा है क्योंकि इसको एड्रेस नहीं किया गया, और जितने स्वमानी या सक्षम लोग थे वो एक हद तक पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहे। फिर उन्होंने कहा कि अब ठीक है। चलिए, हिमाचल का चुनाव साल के अंत में है और चुनावी वादों की अब झड़ी लग चुकी है। शुरुआत कांग्रेस ने की है। कांग्रेस ने जनता को कई वादे जो है, जनता के लिए जो संकल्प पत्र में उसमें शामिल उनको किया है, और इसके बाद देखने वाली बात होगी कि जनता से किए गए वादों पर जनता जो है कितनी हद तक मोहर लगाएगी कांग्रेस के पक्ष में। ये भी एक बड़ा सवाल है जो साल के अंत तक इसका उत्तर मिल पाएगा। आज की तीसरे बड़ी खबर पर हम नजर रखेंगे। मुद्दा भी बड़ा है देश का, और राजनीतिक घटनाक्रम भी जो है इसकी वजह से काफी बदला हुआ है। हम चलेंगे बिहार, और बिहार की राजनीति के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नीतीश करेंगे राज्य या भतीजे तेजस्वी जलाएंगे लॉलटेन। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि तेजस्वी यादव जो हैं, जो इस समय उप मुख्यमंत्री हैं, वो आरजेडी की जो चुनाव चिन्ह है उनका लालटेन, क्या उसमें वो रोशनी को तेज कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, और ऐसे कई सवाल हैं जिनके उत्तर लोग चाहते हैं। आपको बता दें कि बिहार को 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए 2 साल से भी कम समय में साथ परिवर्तन देखना पड़ा है। सत्ता का परिवर्तन जो है वो देखना पड़ा है। एनडीए ने 2020 में एक साथ विधानसभा चुनाव लड़ा, वादे और नतीजे के अनुसार सरकार बनाई, और इस वक्त बिहार में 3 प्रमुख पार्टियां बन गई हैं। पहले भी थी, लेकिन इस समय पावर में कहेंगे कि 3 पार्टियां काम कर रही हैं, और इनमें अगर 2 पार्टियां साथ आ जाएं तो बिहार में सरकार बनाई जा सकती है। जैसा कि आपने देखा कि अभी कुछ दल मिलकर जो है, जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ा और जेडीयू ने आरजेडी के साथ में कुछ दलों को मिलाकर सरकार बना ली, और उसके उप मुख्यमंत्री के पद पर तेजस्वी यादव जो हैं वो आसीन हो चुके हैं। इसी मुद्दे पर भी हम अपने नेशनल एडिटर जो हैं मयूर जानी जी की राय जानेंगे, क्योंकि बिहार में जिस तरीके से घटनाक्रम बदल रहा है, और अभी भी कहेंगे कि क्योंकि
कल एक मंत्री का भी उसमें इस्तीफे की बात जो है खबर सामने आई थी। आपको क्या लगता है कि जिस हिसाब से जो बिहार की राजनीति है उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है, और अभी इसके बाद चलेंगे हम झारखंड, क्योंकि झारखंड में भी राजनीतिक परिवर्तन देखने को मिला, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं बिहार की। तो बिहार में भी जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इस परिवर्तन को आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, नीतीश जी ठीक से राज कर नहीं पाएंगे, ये तो बिल्कुल गारंटी के साथ बोल सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास वक्त की कमी हो रही है, लेकिन ये बहुत गहन मुद्दा है। मैं इतना कह सकता हूं अभी आपको, इस पर आगे फिर हम कल भी इसमें कर सकते हैं कि ये इनका जो गठबंधन है वो आराम से राज करने, शासन नहीं कर पाएगा। ये कुछ न कुछ ये तकलीफें खड़ी होती रहेंगी, चुभती रहेंगी, और अभी तो 2025 में चुनाव है, तो तब तक वो बड़ा मुश्किल रहेगा उनके लिए, क्योंकि अपने ही लोग जो हैं उन्हीं के द्वारा ये सब जो प्रयास हैं डिस्टेबल करने के, वो हम देखेंगे, और आशा करते हैं कि वो 25 तक बने रहें, पर ये भी संभव है कि 25 से पहले ये टूट भी जाए, कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी रखें, क्योंकि अब समय की हमारे ख्याल से अब अवधि हमारी समाप्त हो रही है जी। तो आज हमारे पास समय कम है और मुद्दे हमारे ज्यादा हैं, और दो मुद्दे हमारे बच रहे हैं। एक झारखंड हम चलेंगे, और इसके बाद में राज्य सरकार के कर्मचारी जो हैं गुजरात में, उन्होंने अपनी पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इन मुद्दों पर भी हम लौट कर आएंगे। आज हमारे पास समय कम है और हमारे पास मुद्दे ज्यादा हैं। आप कहीं मत जाइएगा, आप बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ में, क्योंकि हम वही चैनल है जो आप तक राष्ट्र की बात को लेकर पहुंचेंगे हर समय। और इससे पहले हम अपने शो को, न्यूज़ रूम लाइव है, इसको यहाँ पर ही विराम देंगे। आप विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग करें। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा उद्देश्य है, या कह सकते हैं हमारा कर्तव्य है, कि उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।